एक तरफ ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का विकल्प बनना चाहती हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार में कुछ पार्टियां हैं जो ये चाहती हैं कि ममता बनर्जी पीछे रहे, कांग्रेस ही आगे रहे। और जबकि महाराष्ट्र सरकार के बहुत बड़े हिस्से शरद पवार ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का विकल्प बने और राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव पर प्रचार करें, चुनाव लड़ें और वो एक चेहरे के तौर पर, सबसे बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट हो। इन्हीं तमाम चीजों के मद्देनजर अभी कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र जाकर शरद पवार से मुलाकात करी थी और तमाम चीजें हुई थी, और जिसके बाद शरद पवार और एनसीपी के कई नेता ममता बनर्जी की तरफ झुके हुए नजर आ रहे हैं। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए समीकरण बनने बिगड़ने शुरू हो गए हैं और इन समीकरणों के बनने बिगड़ने के दौर में ही महाराष्ट्र सरकार भी खतरे में आ सकती है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। तो मामला कुछ यूं है कि ममता बनर्जी अपने आप को कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर के विकल्प के तौर पर देख रही हैं और इस चीज का असर महाराष्ट्र की सरकार की गठबंधन पर भी दिख रहा है। महाराष्ट्र सरकार के गठबंधन में सहयोगी शिवसेना और एनसीपी का रुख भाजपा विरोधी मोर्चे में कांग्रेस की भूमिका को लेकर के अलग अलग है। एक तरफ जहां शिवसेना पूरी तरह से कांग्रेस के सामने नतमस्तक है और वो कांग्रेस को ही अपने लीडर के तौर पर देख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी इस चीज को लेकर के कांग्रेस के बजाय ममता बनर्जी की तरफ देख रही है। ममता बनर्जी का अगर राजनीतिक करियर देखें तो कांग्रेस को छोड़ करके कांग्रेस के ही गढ़ में पश्चिम बंगाल में अपनी उन्होंने पार्टी बनाई, सरकार बनाई और पिछले कई सालों से वहां मजबूती के साथ सरकार में बैठी हुई हैं। और अब जब कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार 2014 के बाद गिर रहा है और देश के सुप्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर का भी साथ ममता बनर्जी को मिल रहा है, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है 2014 में नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री के चेहरे प्रोजेक्ट करने पर, तो ममता बनर्जी इस फेर में है कि अगर मौका मिले, और कांग्रेस पार्टी की जैसी हालत दिख रही है उससे यह भी लग रहा है कि उनको मौका मिलेगा, तो उनको लग रहा है कि अगर मौका मिले तो क्यों ना एक चेहरे के तौर पर खुद को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट कर दिया जाए। आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी कुछ दिनों पहले ही शरद पवार से मिलने मुंबई पहुंची थी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मिलने का प्लान था, लेकिन उद्धव महाराष्ट्र में नहीं थे, तो राज्य सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे और संजय राउत की मुलाकात ममता बनर्जी से हुई थी। ममता बनर्जी की पेशकश साफ थी कि वो बीजेपी के खिलाफ एक ऐसा मोर्चा बनाने निकली है जिसकी धुरी कांग्रेस पर टिकी हुई ना हो, जिसकी धुरी कांग्रेस ना हो। ममता बनर्जी ने पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया था और भाजपा की तमाम मेहनत और दावों के बावजूद पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल में सरकार बनाई थी, उसने उनकी इस महत्वाकांक्षा को काफी बल दिया है। और इन्हीं तमाम चीजों के चलते वो लगातार कांग्रेस को बेहद कमजोर बताते हुए उसके पास विपक्ष की अगुवाई की क्षमता होने की बात को खारिज करती हुई नजर आ रही हैं। चंद रोज पहले ही उन्होंने कहा था कि यूपीए क्या है, कोई यूपीए नहीं है। पवार से मुंबई में मुलाकात के बाद इशारों में यह बता दिया गया था कि कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष का गठबंधन टूटने वाला है। आपको बता दें, उस दिन शरद पवार ने भी यह बयान दिया था कि कांग्रेस को किसी भी भाजपा विरोधी गठबंधन का हिस्सा बनना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने यह साफ नहीं किया कि हिस्सा बनना और नेतृत्व करना में दोनों में अंतर क्या रहेगा। और इसके बाद शरद पवार की पार्टी में दूसरे नंबर के नेता प्रफुल्ल पटेल ने पार्टी की कार्यसमिति की बैठक में कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव में अन्य समान विचारधारा रखने वाले दलों के साथ काम करने पर सहमत हुए हैं। और इस दौरान उन्होंने एक बार भी कांग्रेस का उल्लेख नहीं किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि हम ममता बनर्जी के साथ काम करेंगे। और इस बयान के मुताबिक हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी के भीतर चल रही बेचैनी को ये तमाम चीजें बल दे रही हैं और वो ये लगातार मान रही है, सोचने को मजबूर हो रही है कि कांग्रेस जब गोवा जैसे राज्यों में कमजोर हो रही है, तमाम राज्यों में कमजोर हो रही है, तब भी एनसीपी को क्यों गठबंधन में हिस्सा नहीं दे रही है। और ये चीज है कि राज्य दर राज्य कांग्रेस पार्टी हार रही है और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हो रही हैं, जिसके चलते उन तमाम क्षेत्रीय पार्टियों की महत्वाकांक्षा भी जाग रही है। चाहे वो बिहार आप देख लें, चाहे उत्तर प्रदेश देख लें, चाहे अब पश्चिम बंगाल देख लें, और उसके बाद महाराष्ट्र में भी यही तस्वीर देखने को मिलेगी। और खास करके अगर एनसीपी पर नजर डालें तो शरद पवार ने खुद सोनिया गांधी से गोवा में गठबंधन को लेकर के बातचीत की थी, लेकिन कांग्रेस उन्हें कोई भी सीट देने को तैयार नहीं हुई, जबकि एनसीपी की मांग 7 सीटों की थी। लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा रुख नहीं आया है कि एनसीपी की इस मांग को पूरा किया जाएगा या नहीं। वहीं यूपीए अस्तित्व में ना होने की भावना के साथ आगे बढ़ रही ममता बनर्जी ने
कांग्रेस के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। ममता बनर्जी जब मई में इस बार चुनाव लड़ रही थी तो कांग्रेस ने उनके साथ गठबंधन नहीं किया वो बंगाल के चुनाव में, लेकिन जब ममता ने तीसरी बार बंगाल का चुनाव जीता और वो भी पहले से बहुत ज्यादा अंतर से, तो कांग्रेस के खिलाफ उनकी त्योरी और चढ़ गई। उन्होंने और ज्यादा रार पाल ली कांग्रेस के साथ। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ आक्रामक तरीके से और सबसे बेहतर तरीके से लड़ाई के लिए तैयार है। लेकिन ममता बनर्जी की कांग्रेस के खिलाफ आक्रामकता के बीच शिवसेना को अनिच्छा के साथ आपात तौर पर आगे आकर राहुल गांधी से मुलाकात करनी पड़ी। पिछले कई महीनों से कांग्रेस नेता महाराष्ट्र में शिवसेना पर लगातार हमले कर रहे हैं और ये आक्रामकता, ये हमले कथित तौर पर राहुल गांधी की जो कथित तौर पर शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर के असहजता दिख रही है, उस चीज को लेकर के हो सकती है। और इन्हीं तमाम चीजों के चलते शिवसेना भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी से थोड़ा कट करके चलना चाहती है। तो कुल मिलाकर के 5 दिनों पहले हुई ममता बनर्जी की मुलाकात एक तरीके से महाराष्ट्र सरकार को खिचड़ी में डाल दे रही है, अधर में अटका रही है। शिवसेना और एनसीपी अब एक ही चीज को लेकर के आमने सामने खड़े हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर खुद को प्रोजेक्ट करने में जुटी हुई हैं और इन तमाम चीजों का खामियाजा ये हो रहा है कि विपक्ष के पास एक चेहरा अभी से प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं बन पा रहा है। देखने वाली बात होगी कि इन तमाम चीजों को लेकर के क्या कुछ घटित होता है और क्या कुछ घटनाक्रम होंगे, वो बेहद दिलचस्प होंगे जो 2024 के लोकसभा चुनाव पर काफी तगड़ा असर डालेंगे। उन पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी और जो भी इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई चीजें होती रहेंगी उन पर हम लगातार बात करते रहेंगे। फिलहाल अगर आपको खबर पसंद आई हो तो इसको साझा करें और लगातार जनता जंक्शन को देखते रहें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश है। शुक्रिया।